कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये हमारे क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कंडक्टर्स एक्चुअली होते क्या है। आप अपने आसपास बहुत से ऐसे चीज़ों को देखते होंगे जिनमें करंट फ्लो होता है। कभी आपके गलती से कभी आप तार छू देते होंगे और वो लाइव वायर अगर होता है तो उस तार से आपको करंट मार देता है। बहुत बार क्या होता है कि लोहे में करंट पास हो जाता है। तो एक्चुअली कंडक्टर्स होते क्या है, कंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, वैसे सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स जैसे जितने भी अलग अलग प्रकार के मेटल्स हो गए, जैसे आयरन, कॉपर, ब्रास, सिल्वर, जो भी अलग अलग प्रकार के दुनिया में मेटल्स हैं, सारे मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करने देते हैं। उनके बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और इसलिए हम उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स का हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली। ऐसे सब्सटेंसेस जिससे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो। अब आपको ये बात यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रॉन से होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रॉन से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स ही हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं फ्लो होने में किसी भी बॉडी में, क्योंकि वो हल्के होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। इसके बाद देखिए, कंडक्टर्स के हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, सिल्वर। द अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी भी एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। कभी कभी आप देखते होंगे कि हम खाली पैर होते हैं और गलती से अगर हम लाइव वायर, तार को छू देते हैं जिसमें करंट पास हो रहा होता है, तो हम क्या देखते हैं कि वो करंट हमारे शरीर में लगता है और वो करंट हमारे शरीर से होते हुए पृथ्वी में चले जाता है और हमें एक तेज़ झटका दे करके जाता है। तो पृथ्वी में करंट अगर जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी क्या है, एक प्रकार का कंडक्टर है। ओके। इसके बाद ह्यूमन बॉडी, इंसानी शरीर। हमारा शरीर भी एक प्रकार का कंडक्टर है, क्योंकि हमारे शरीर में हमारा शरीर जो है वो क्या है, हमारा शरीर एक प्रकार के बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, एटम से हमारा शरीर बना हुआ है। और ये एटम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के बहुत तरह के जो वाटर का, लिक्विड का फ्लो होता है, आयंस का फ्लो होता है, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को हमारे शरीर के अंदर से फ्लो होने देते हैं और इसलिए हमारा शरीर क्या है, एक प्रकार का कंडक्टर है। अब बात को समझ गए होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी आपका आयंस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कंडक्टर्स कैरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच मूव रैंडमली हियर एंड देयर विथ नो डेफिनिट डायरेक्शन। मतलब किसी भी बॉडी में, या मेटल ले लीजिए या कोई भी प्रकार का कंडक्टर ले लीजिए, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो होते हैं लेकिन उसका कोई डेफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे यहाँ फिगर में देखिए, ये कंडक्टर है, ये बॉडी एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी आप प्लस प्लस देख रहे हैं, ये सारी न्यूक्लियस है, क्योंकि हर कंडक्टर किसी न किसी एटम से बना होता है, किसी एलिमेंट से बना होता है। एलिमेंट के एटम होते हैं और हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हर एक न्यूक्लियस का अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन है
और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, आप देखिएगा क्या कि हर न्यूक्लियस का फ्री इलेक्ट्रॉन एक डेफिनिट डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है, बल्कि हियर एंड देयर, इधर उधर बिना किसी डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है। कोई ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, कोई नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, कोई लेफ़्ट साइड की तरफ फ्लो कर रहा है, कोई राइट साइड की तरफ फ्लो कर रहा है। इस तरह से इनका जो डायरेक्शन है वो अनडिफाइंड है। और इसलिए हम क्या कहते हैं कि कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आप बात को समझ रहे होंगे। तो ये तब होता है जब कंडक्टर फ्री स्टेट में रहता है और हम उसमें किसी भी तरह का बैटरी का कनेक्शन नहीं करते। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बाहर से आप किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं करते, मतलब बाहर से आप किसी भी तरह का एनर्जी सप्लाई नहीं करते। बैटरी जोड़ने का मतलब क्या हुआ? बैटरी जोड़ने का मतलब हुआ एनर्जी का सप्लाई करना। ओके, तो जब कंडक्टर में हम किसी भी प्रकार का बैटरी नहीं जोड़े, वो फ्री है, एज इट इज इसी तरह पड़ा हुआ है, तो उसमें हमेशा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर बहुत हाई स्पीड में घूमते रहता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स का कोई डेफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे ही हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे ही हम क्या करते हैं, कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर कंडक्टर है, हमने क्या किया, इसको एक बैटरी के साथ क्या किया, जोड़ दिया। तो जैसे ही हम कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बैटरी के साथ जोड़ते ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। मतलब एक ही दिशा में सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से ये देखिए, ये हमने बैटरी लगाया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हुआ। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आपका इस कंडक्टर से होते हुए गुजरते हैं, या जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही दिशा में मूव करने लगते हैं। और यही क्या है, आपका कंडक्टर्स का प्रॉपर्टी है कि जब हम कंडक्टर्स को किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है और उसी डायरेक्शन में वो मूव करता है। आप बात को समझ रहे होंगे। ओके, तो ये भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है। ओके, आप इस बात को समझिएगा। तो ये हमारा एक पॉइंट है, व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी द इलेक्ट्रॉन्स अलाइन देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, हर कंडक्टर, दुनिया में जितने भी तरह के मेटल्स हैं, ह्यूमन बॉडी है, अर्थ है, आयंस है, और पर्टिकुलरली जो मेटल्स का बात होता है, तो मेटल्स तो दुनिया में बहुत तरह के हैं। आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, क्रोमियम है, आपका जिंक है, लीड है, बहुत तरह के आपके मेटल्स हैं। तो इन मेटल्स में क्या होता है, इन मेटल्स में कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने बॉडी से बहुत तेज़ी से फ्लो करने देते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्पीड से फ्लो करने नहीं देते। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को बहुत धीमा स्लोली फ्लो करने देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हम कंडक्टर्स को हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने का जो एबिलिटी होता है, मतलब हर कंडक्टर का अपना अपना एक प्रॉपर्टी है जिससे वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर मूव करवाता है। ओके, और इस चीज़ को ही हम कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। सो व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिक चार्जेस। मटेरियल का, जो भी मेटल है, उसका खुद का अपना जो सामर्थ्य है, उसका खुद का अपना सामर्थ्य कि वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को कितनी तेज़ी से अपने अंदर फ्लो होने देता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो
कॉपर का कंडक्टिविटी कुछ और है, आयरन का कंडक्टिविटी कुछ और है, सिल्वर का कंडक्टिविटी कुछ और है, एल्युमिनियम का कंडक्टिविटी कुछ और है। हर मेटल का कंडक्टिविटी वेरी करता है। ओके, आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। और इस तरह से ही क्या हो रहा है, इस तरह से ही हम इलेक्ट्रॉन्स के रेट ऑफ मूवमेंट को हम क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं कंडक्टिविटी के द्वारा। तो सबसे हाई कंडक्टिविटी किसका होता है, मतलब सबसे तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स किस में फ़्लो करते हैं, इसका और एक दूसरा मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट किस बॉडी में, किस मेटल में सबसे तेज़ी से भागता है। ओके, तो सबसे हाई जिसका कंडक्टिविटी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्ट मूव करेंगे, मतलब करंट बहुत फास्ट उसमें मूव होगा। और ऐसा मेटल जिसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है वो है सिल्वर। आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि सिल्वर का कंडक्टिविटी, सिल्वर हैज़ द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, सिल्वर का कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे फास्ट फ्लो करते हैं, बहुत तेज़ी से फ्लो करते हैं। और उसके बाद आता है कॉपर। और इसलिए हम कॉपर के वायर्स को यूज करते हैं, कॉपर के तार का इस्तेमाल करते हैं। क्यों सिल्वर क्यों नहीं करते हैं, सवाल ये है। तो सिल्वर हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सिल्वर काफ़ी महंगा होता है और सिल्वर का वायर ख़रीदना हम लोगों के लिए, हर किसी के लिए, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए हम सिल्वर का वायर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके जगह हम क्या करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। और आप अपने घरों में देखते होंगे, आपके घरों में कॉपर वायर होते हैं, जो हमारे जो भी तार हम अपने घर के हाउस होल्ड डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें कॉपर वायर का हम इस्तेमाल करते हैं। और कॉपर वायर का कंडक्टिविटी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए उसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत सही तरीके से फ़्लो होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, जो भी आप कहिए, है तो सब इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे। अब एक सवाल है, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, मेटल्स अच्छे कंडक्टर क्यों हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि मेटल्स अच्छे कंडक्टर क्यों हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो क्या है, अच्छे कंडक्टर्स हैं। तो आइए इस चीज़ को हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। हम एक मेटल का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि कॉपर। ओके, तो कॉपर देखिए, कॉपर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो Cu होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर किस तरीके से अपने आप को अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 8 18 1। ओके, 2 8 18 1। इस तरह से 4 अलग अलग शेल्स हो गए, 1 2 3 4। तो कॉपर का यह, हम एक कॉपर एटम यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए यह प्लस जो है यह न्यूक्लियस है, यह इसका फर्स्ट शेल है, यह सेकंड शेल है, यह थर्ड शेल है और यह फोर्थ शेल है। तो देखिए फर्स्ट शेल में न्यूक्लियस से ठीक बाद में जो शेल है, न्यूक्लियस के ठीक बाहर जो शेल है वो फर्स्ट शेल है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करेंगे। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करेंगे। थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करेंगे। और फोर्थ शेल में, सबसे बाहरी वाले शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, तो ये देखिए बाहरी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पर आप समझिए इस बात को कि क्या कारण होता है कि कोई भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से पाया जाता है। तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे शेल्स दूर होते चले जाते हैं न्यूक्लियस से, वैसे वैसे क्या होता है, उन शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं,
उनका पकड़ भी ढीला होते चले जाता है, उनका पकड़ भी ढीला होते चले जाता है। तो देखिए जो फर्स्ट शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का पकड़ इस न्यूक्लियस के कारण बहुत मजबूत है, लेकिन धीरे धीरे जैसे सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल की ओर ये आपका बढ़ते चले जाएगा, न्यूक्लियस का पकड़ बाहरी शेल की ओर कमज़ोर होते चले जाएगा। और यही कारण है कि सबसे बाहर वाला जो शेल है आपका फोर्थ शेल, इस पे न्यूक्लियस का पकड़ बहुत ढीला हो जाता है। और ढीला होने के कारण जब भी हम इस पे थोड़ा सा भी एनर्जी अप्लाई करते हैं, तो एनर्जी अप्लाई करने के कारण क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल को, जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, तो अपने वैलेंस शेल को या आउटर मोस्ट शेल को यह इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और छोड़कर यह बाहर निकल जाता है और फ्री स्टेट में यह घूमने लगता है, इधर से उधर रिवॉल्व करने करता है, इधर से उधर घूमता है। और यही हर कंडक्टर्स में, हर मेटल्स में यही आपका सेम फिनोमेना एग्जिबिट होता है, यही तो एक घटना घटता है। यही कारण है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे। एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, नॉन मेटल्स जैसे प्लास्टिक हो गया आपका, जो नॉन मेटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपका इस तरह का प्रॉपर्टी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और इसलिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं नॉन मेटल्स में, जिसको हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का पकड़ क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर नहीं घूम सकते। किसमें, नॉन मेटल्स में, जैसे प्लास्टिक हो गया, बेकलाइट हो गया, कार्बन रबर हो गया, ये सब नॉन मेटल्स है। तो अब हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगा। तो अब हम इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने बॉडी से पास नहीं होने देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो इंसुलेटर है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बेकलाइट, ये सब इंसुलेटर है। इवन कपड़ा जो है, क्लॉथ, वो भी एक प्रकार का इंसुलेटर है। एयर, हवा भी एक प्रकार का इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ना होने दे, अपने बॉडी से फ्लो नहीं होने देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, प्लास्टिक, बेकलाइट, रबर, ग्लास, ड्राई वुड, सूखा लकड़ी एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। ग्लास, शीशा एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। In insulators, the electrons are tightly bounded by the atoms and there are almost no free electrons to move. तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, कोई भी इंसुलेटर ले लीजिए, जैसे प्लास्टिक हो गया या ग्लास हो गया, इनके अंदर का जो एटॉमिक अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से होता है कि जो एटम के न्यूक्लियस होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को के ऊपर अपना बहुत मजबूत पकड़ बना करके रखते हैं, जिसके कारण इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और इसलिए क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नहीं होने के कारण क्या होता है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो निकल ही नहीं पाते। न्यूक्लियस अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को, अपने आसपास के सारे इलेक्ट्रॉन्स को बहुत मजबूती से पकड़ करके रखता है और इसलिए क्या होता है, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और इसलिए क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो अगर इनमें हम करंट अप्लाई भी करते हैं तो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसमें करंट का मूवमेंट नहीं हो सकता है। आई बात समझ में। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम प्लास्टिक को, मानिए कि आपका इलेक्ट्रिकल वायर है, वो उसमें करंट जा रहा है और हम उसको क्या करते हैं, अपने हाथ से नहीं छू करके हम उस तार को प्लास्टिक से छूते हैं। ओके,
तो वैसे में क्या होता है, हमको करंट नहीं मारता है। तो करंट नहीं मारने का कारण क्या होता है कि प्लास्टिक के अंदर का जो आपका एटॉमिक अरेंजमेंट है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण क्या होगा, हमारे हाथ तक जो करंट है वो नहीं पहुंचेगा। आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे। ओके, इसके बाद देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो जैसे हमने कंडक्टर्स में पढ़ा था कंडक्टिविटी, उसी तरह से आपका इंसुलेटर्स में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक प्रॉपर्टी होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स का, जिसमें जो इंसुलेटर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता है। तो वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। कोई इलेक्ट्रिक करंट को कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को बहुत मजबूती से रोकते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कम मजबूती से उसको रोक सकते हैं। तो इस तरह से इनको क्या किया गया, इनका अपना अपना एक क्वालिटी होता है, और इसी क्वालिटी को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से डिफ़ाइन करते हैं। आप बात को समझ रहे होंगे। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। तो हर एक इंसुलेटर का अपना अपना जो सामर्थ्य है इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने बॉडी से फ्लो नहीं होने देने का, उसे ही हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, आपका ग्लास हो गया, सबका अपना अपना एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू होता है, और इसलिए हम इनको क्या कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर देते हैं। आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे। तो अगर हमें मानिए कि ऐसा सब्सटेंस लेना है, ऐसा मटेरियल लेना है जहाँ पर हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से उस मटेरियल में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट पास हो, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, बहुत मजबूत बहुत हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इंसुलेटर का हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक आप बात को समझे। ओके, तो इसका हम कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। इन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ऐसा कुछ एग्जांपल देखते हैं जहाँ कंडक्टर और इंसुलेटर एक साथ इस्तेमाल होता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें कंडक्टर भी है और साथ ही साथ इंसुलेटर भी है? जी हाँ, वो सब्सटेंस है, ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, वायर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कंडक्टर भी है और इंसुलेटर भी है। कंडक्टर जैसा आप देखते होंगे वायर के अंदर जो आपका कॉपर वायर होता है, तो अंदर का जो आपका कॉपर वायर होता है वो एक कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को पास करता है, जिसमें करंट दौड़ता है, और उस करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि हमें करंट ना लगे, हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कोटिंग कर देते हैं, और वो जो प्लास्टिक का कोटिंग होता है वो एक इंसुलेटर होता है। तो इस तरह से कंडक्टर और इंसुलेटर एक साथ हम वायर्स में देखते हैं। आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे। इसके अलावा और देखिए, जो सब स्टेशन होता है, जैसे आपका मानिए जो सब स्टेशन से बिजली निकलता है और हमारे घरों तक जो बिजली पहुंचता है, तो उसके वहाँ से उतनी दूर दूर बहुत दूर जो सब स्टेशन है वहाँ से हमारे घर तक बिजली पहुँचने के लिए हम वे लोग क्या करते हैं, बीच बीच में जो वहाँ से जो तार आता है, वहाँ से जो वायर आता है, वो वायर हमारे घर तक पहुँचता तो है, लेकिन बीच बीच में हम पोल्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पोल्स। जैसे आप अपने घरों के आसपास देखते हैं अलग अलग तरह तरह के पोल्स लगे रहते हैं लाइन से, और उस पोल के ऊपर ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स, बिजली के जो तार होते हैं वो उस पोल से गुजरते हुए हमारे घरों तक आते हैं। ओके, तो आप हमेशा देखिएगा कि जहाँ भी पोल होता है तो वहाँ पर पोल के पास जब भी वायर पोल के पास से गुजरता है, पोल के ऊपर से, तो हम हमेशा क्या करते हैं,
उस वायर को एक इंसुलेटर के थ्रू क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, जहाँ पर हम आपका इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, या तो वो क्ले का इंसुलेटर होता है, क्ले का बना हुआ आपका इंसुलेटर होता है। और वो इंसुलेटर का खूबी क्या होता है? उस इंसुलेटर का खूबी ये होता है कि इलेक्ट्रिक वायर से जो भी करंट पास हो रहा होता है वो उस इंसुलेटर के ऊपर से गुजरता है। और इस तरह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक जो भी वायर के अंदर के जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वो आपका ज़मीन तक ना पहुँचे, मतलब अर्थिंग ना हो। उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इंसुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगर मानिए कि वो वायर पोल से सट जाता है और पोल आपका लोहा का पोल होता है, तो वैसे में हो सकता है कि उस तार से जो भी करंट है उस करंट का लीकेज पृथ्वी तक चले जाए। ओके, पोल से गुजरते हुए। और ऐसे में क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो पोल में करंट दौड़ेगा और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट पहुंचेगा उसका वैल्यू, उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, उसका सप्लाई कम हो जाएगा। अब बात को समझ रहे हैं? इसलिए हम क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, हर इलेक्ट्रिक पोल्स पर हम इंसुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और वायर को जो है उस इंसुलेटर से हो करके आगे बढ़ाते हैं। मतलब इंसुलेटर के ऊपर उस वायर को चढ़ा दिया जाता है और फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है ताकि वो पोल से ना सटे। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यह भी आपका क्या है, यह भी एक एग्ज़ाम्पल है बहुत अच्छा। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और इस तरह से बिजली हमारे घरों तक पहुंचता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। इन सब के अलावा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के अलावा एक अलग तरह के सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं जिसे हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। आप इसको भी अपने नॉलेज के लिए जान सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो न तो कंडक्टर होता है न इंसुलेटर होता है, उसमें दोनों के प्रॉपर्टी होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड आइटम्स होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आप देखेंगे कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी होता है जो ग्रीन कलर का चिप होता है। ठीक है, और वो जो आपका ग्रीन कलर का जो आपका पीसीबी होता है उसमें वो एक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है। ओके, और इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए करते हैं। एक तरह का सर्किट इसके अंदर बनाया जाता है और इससे बहुत अच्छे से इसका क्या करते हैं, सर्किट बना करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी जान लीजिए कि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना हुआ होता है। आपके लिए इतना काफ़ी है, सेमीकंडक्टर्स का नॉलेज आपको इतना ही लीजिए, काफ़ी है। अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप फ़िलहाल कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में अच्छे से जानिए। थैंक यू।